नमस्कार। सम्मानित एआईसीसी के हमारे सेक्रेटरी अनिरुद्ध सिंह जी, चेयरमैन नरेश चौहान जी, आयन मेहता जी, स्पोक्सपर्सन सुरेंद्र चौहान जी, वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हमारे किमटा जी, प्रदीप वर्मा जी, जनरल यशवंत शास्त्रा जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हमारे एनएसए के प्रेसिडेंट चतर सिंह जी, प्रदीप वर्मा जी जो प्रवक्ता है, सभी नायक जी जो जनरल सेक्रेटरी है, और रितेश कपरेट जी जो जनरल सेक्रेटरी है, सुमित जी हमारे एडवोकेट बार काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी है, सुमित जी, और सभी प्रेस बंधु। 5 वर्ष पहले जब चुनाव हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आने वाले समय में 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जाएगी। आज स्थिति हिमाचल प्रदेश में यह है, पिछले कल ही हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान सचिवालय का घेराव कर रहे हैं और बागवानी का सीजन चल रहा है, सेब का सीजन चल रहा है। सेब के नाम से हिमाचल पहचाना जाता है, हिमाचल की एक अपनी पहचान सेब के नाम से है। इस सरकार ने किसानों और बागवानों के हित की बात सुनने की बजाय सिर्फ अनसुनी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। मैं तो पहले ही कहता हूं, जयराम ठाकुर जी नाम मात्र के मुख्यमंत्री है, प्रशासनिक क्षमताओं का अभाव है। पिछले कर दूर दराज रोडू, रामपुर, जुब्बल कोटखाई, चौपाल, ठियोग सब जगह से जो बागवान इकट्ठे हुए थे, उनकी मांग थी कि बागवानों का हितैषी होने की जो सरकार आज से 5 साल पहले दावा करती थी और किसानों की आय दुगनी करने की बात करती थी, आज उनकी ये स्थिति है कि उनको सड़कों पर आना पड़ रहा है। कई महिलाएं आज सड़कों पर जोर जोर से चीख कर कह रही थी, इस बगीचे को मैंने पाला पोसा है, इस बगीचे से मेरे परिवार की आय होती है, इस बगीचे को बनाए रखने के लिए हमें हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है और उसको बच्चे की तरह पालना पड़ता है एक पौधे को। इसको जयराम सरकार खत्म करने जा रही है। तो किस बात का होता है कि हिंदुस्तान में कहीं भी जो कृषि के उपकरण से संबंधित कोई भी चीज होती है, चाहे वो कॉटन है, जो हमारे डिब्बे बनते हैं, उन पर कभी भी जीएसटी नहीं लगता है। इस सरकार ने क्या किया, पहले तो 18% जीएसटी लगाया और जो जिसमें सेब की पैकिंग होती है, पलम की पैकिंग होती है, नाशपाती की पैकिंग होती है, आड़ू की पैकिंग होती है, खुमानी की पैकिंग होती है, पहले तो उसमें 18% जीएसटी लगाया। बाद में जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जो कि इनकी एक टैक्टिस है, ध्यान भटकाने के लिए 6% डिब्बों में से वो जीएसटी कम कर दिया। हमारा ये मानना है कि 6% जीएसटी क्यों कम किया गया। जो भी सेब की पैकिंग और फल फ्रूट की पैकिंग और किसानों से संबंधित जो भी सामग्री है, वो जीएसटी से पूरा 12% भी माफ होना चाहिए था, कोई जीएसटी उसमें नहीं लगना चाहिए था। इस सरकार ने सबसे पहले तो जो सेब के समय, जब सेब में फूल आता है, स्प्रे होता है, पेस्टिसाइड्स होता है, इंसेक्टिसाइड्स होता है, उन सब चीजों को हमारी सरकार के समय जो सब्सिडी में मिलती थी, उनको खत्म कर दिया। ये सरकार जहां किसान की दुगनी आय करने की 2022 में बात कर रही थी, आज किसान सड़कों पर अपनी आवाज उठा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सेब की जो इंडस्ट्री है वो 4000 करोड़ रुपए की है। कितने तकरीबन 1 लाख के करीब युवाओं को इससे रोजगार मिलता है। 1.5 लाख परिवार इस सेब के बगीचों से, ऑर्चर्ड से जुड़े हुए हैं। किस तरह ये सेब की बागवानी करके अपनी आर्थिक समृद्धि को मजबूत करते हैं, किस तरह उस आर्थिक समृद्धि के बल पर हिमाचल प्रदेश की राज्य की आर्थिक समृद्धि मजबूत होती है। किसी ना किसी थ्रू में वो हिमाचल की जनता के उत्थान में भी वो पैसा लगता है। इस इंडस्ट्री को जो एस्टेब्लिश है, जबकि उसको आज कंपटीशंस पूरे विश्व में इस सेब के बागवानों के लोगों को करना पड़ता है,
उस कंपटीशन में इन पर टैक्स लगाकर जयराम सरकार क्या दर्शाना चाहती है? काम जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, मैंने मंडी में उनकी रैली सुनी थी और रैली को संबोधित करके वो कहते थे हिमाचल मेरा घर है और जो सेब पर आयात लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उस इंपोर्ट ड्यूटी को हम 100% करेंगे। 8 साल देश के प्रधानमंत्री बने हुए हो गए हैं, सेब की इंपोर्ट ड्यूटी को 100% आज तक नहीं किया। जो भी इंपोर्ट ड्यूटी को 50% किया था वो आनंद शर्मा जी ने, जब वो देश के कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने इस सेब की जो इंपोर्ट ड्यूटी था, इंपोर्ट ड्यूटी लगनी थी, उसमें 50% की वृद्धि की थी। कांग्रेस पार्टी इस मंच के माध्यम से जयराम ठाकुर को बताना चाहती है कि किसानों की हितैषी का ढोंग रचने वाले जो नेता होते हैं, जनता को सबक सिखाती है और आप झूठे वादे कर जनता की सत्ता प्राप्त करते हैं। आप जुमलों के नाम पर सत्ता प्राप्त करते हैं। आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम वादा करते हैं कि हम किसानों के लिए, बागबानों के लिए एक कमीशन लेके आएंगे, हॉर्टिकल्चर कमीशन, फार्मर्स एवं बागवानों के लिए हॉर्टिकल्चर के लिए मिशन लेके आएंगे, किसान एवं बागवान के लिए एक नियामक आयोग लेकर आएंगे। उसका क्या दायित्व होगा कि सेब का कितना स्पोर्ट प्राइस होना चाहिए, कितना खर्चा एक सेब पैदा करने के पौधे में आता है, 1 किलो में कितना सेब खर्च करने में पैसा खर्च होता है, कितना उसको प्रॉफिट होगा, किस प्रकार उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बाद अगर मार्केट में उससे कम प्राइस मिलता है तो हम उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, सीए स्टोर्स बनाएंगे। इस प्रकार की नीति उस कमीशन के द्वारा हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के बागवानों और किसानों के लिए लाएंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हिमाचल का बागवान है, जो हिमाचल का सेब उत्पादक है, जो हिमाचल का किसान है, जो हमारा अन्न उत्पादक है, इन सब चीजों के लिए कोई ना कोई कमीशन होना चाहिए। आज हमारी फसल बीमा योजना होती है, फसल बीमा योजना में सेब को लिया ही नहीं जाता है। आज किसान के द्वारा जो लोन प्राप्त होता है, यानी कि किसान लोन जो मिलता है, कृषि लोन जो मिलता है, जो 4% इंटरेस्ट पर मिलता है, उसमें भी पहले पैसे काट लिए जाते हैं। अगर 1 लाख रुपए का किसान लोन कोई कृषक लेता है तो उससे 4,000 रुपए काट लिया जाता है कि आपकी फसल का बीमा किया जाएगा। और आपकी फसल का जब बीमा करने की बात आती है तो उस फसल का बीमा का जब फसल नष्ट हो जाती है, ओलावृष्टि से नष्ट हो जाती है या किसी कारण और नष्ट हो जाती है, ज्यादा बारिश से नष्ट हो जाती है, तो आज बीमा कंपनियों द्वारा उसको उचित मुआवजा नहीं मिलता। ये जो बीमा कंपनियां हैं, ये प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं। इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के कितने किसान, कितने बागवान, उनको आपने जब उनकी फसल नष्ट हुई तो कितना मुआवजा उनको उपलब्ध करवाया, कितना मुआवजा दिया। हमसे तो ये प्रीमियम जो है, फसल बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो करोड़ों के हिसाब से ले लेते हैं, लेकिन जब उनको देने की बारी आती है तो बहुत कम पैसा उनको दिया जाता है। यानी कि ये फसल बीमा योजना बागवानों के लिए ना होकर, किसानों के लिए ना होकर, सिर्फ बीमा कंपनियों के प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने के लिए भी ये योजनाएं बनी है। कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध करती है। इसका कमीशन जो बनेगा, इसमें कुछ और मैं चीजें आपको लाना चाहता हूं। उसमें हम ये भी फैसला करेंगे कि कौन सी पेस्टिसाइड जो फसल सेब को या फसल को ज्यादा नुकसान न पहुंचाती है, उस प्रकार की पेस्टिसाइड्स का मूल्य ये कमीशन फिक्स करेगा। कैसे उनको एंटी हेल नेट मिलने हैं, उसका भी फैसला ये कमीशन के माध्यम से करवाएंगे। जहां किसानों का प्रतिनिधित्व होगा, जहां किसानों के प्रतिनिधित्व, विभिन्न किसानों के, बागवानों के प्रतिनिधित्व होंगे, वो बताएंगे और उस फैसले को सरकार को मान्य होगा। इस प्रकार का कानून किसान से संबंधित आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी लाएगी। यही नहीं है, आज विडंबना यह है कि इस देश में अराजकता का माहौल है और ऐसा महसूस प्रत्येक समाज का प्रत्येक नागरिक कर रहा है कि एक ऐसी सरकार इस देश में 8 साल से है कि जो इलेक्शन जीतने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। और ईडी का इस्तेमाल इस तरह किया जा रहा है
कि कोई भी नेता जो उनको चुनौती देता है, जो उनकी बात को गलत कहता है, श्री राहुल गांधी जी दिन प्रतिदिन जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, जनता से जुड़े बात को उठाते हैं, उन पर किसी ना किसी तरह से, जिनसे मोदी सरकार डरती है, उन पर किसी ना किसी तरह से राजनीतिक दबाव के द्वारा ईडी का प्रयोग करके उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। कल कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने, हजारों लाखों के कार्यकर्ताओं ने पूरे हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन दिया। अगर चुनाव जीतने का इतना ही शौक है तो इलेक्शन डिपार्टमेंट को बदल कर ईडी डिपार्टमेंट बना देना चाहिए और चुनावों की दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ इस देश में राज कर रही है कि जो ताकतवर नेता है उसको डराओ, उसकी आवाज दबाने की कोई भी हथियार अपनाना पड़े, उस हथियार को अपनाने की ये लोग कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस चीज का पुरजोर विरोध करती है। एक और मैं बात कर्मचारियों से संबंधित कहना चाहता हूं, खासकर हिमाचल के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं। हिमाचल में समाज का कोई वर्ग इनसे खुश नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई एक वर्ग समाज का बता दीजिए। आप सब लोग भी समाज के वर्ग हैं, हम सब लोगों के द्वारा समाज बनता है। आज जो सरकारी कर्मचारी है, जिसने इस प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसने इस प्रदेश के विकास की विकास गाथा को लिखा है, आज वो उनसे नाराज है। जो शिक्षक है, उनके द्वारा पढ़ाए जाते हैं, कॉलेज लेक्चरर जो है, वो इनसे दुखी है। प्रेस के बंधु भी इनसे दुखी है। कोई सरकारी कर्मचारी इनसे क्यों दुखी है, ये सरकार इस बारे में सोचती नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है सो हो रहा, वो गीता की तरह चले, ये सब कुछ अच्छा है, अपनी तरफ से कर्म नहीं कर रहे हैं। आज सरकारी कर्मचारी क्यों सड़कों पर उतर रहा है? विधानसभा सेशन लग रहा है, सरकारी कर्मचारियों की सभी प्रकार से बात उठ रही है। क्या चाहता है सरकारी कर्मचारी? वो चाहता है कि 60 साल में इस प्रदेश की सेवा करूं, ईमानदारी से इस प्रदेश के विकास में अपना योगदान दूं। जितनी उसकी क्षमता है उस सरकारी कर्मचारी की, उतनी ताकत से वो इस प्रदेश की सेवा कर रहा है। वो मांग क्या रहा है? वो मांग रहा है कि मेरे बुढ़ापे में अब समय ऐसा आ गया है, जब मैं बुढ़ापा का हूं, सीनियर सिटीजन कहलाऊं, तो कम से कम उसमें मुझे महीने की एक, मेरी जो मेहनत मैंने इस प्रदेश के लिए दी है, एक थोड़ी बहुत आय पेंशन के रूप में मिली। उसके बारे में विचार नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी। पिछले 6 महीने से कह रही है, ये चुनावों को देखकर नहीं कह रही है। हम उन कर्मचारियों का कल्याण चाहते हैं जो कारपोरेशंस में भी लगे हैं, जो बोर्ड में भी लगे हैं, जो यूनिवर्सिटीज में भी लगे हैं, जो म्यूनिसिपल कारपोरेशंस में भी लगे हैं, जो HRTC कारपोरेशन में भी लगे हैं, नगर पंचायतों, नगर परिषदों में भी लगे हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो किसी के माध्यम से लगे हैं, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि उनको जब वो अपना बुढ़ापे का लास्ट के अंतिम 20 साल जीवन के जिए या उससे अधिक जिए, तो कम से कम उनको सरकार के रूप में एक पेंशन के रूप में पैसे मिले। हम कांग्रेस पार्टी बार बार उनको सचेत कर रही है कि ये वो सरकारी कर्मचारी है जिन्होंने इस प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर आज शिक्षा के क्षेत्र में केरल के बाद हिमाचल प्रदेश का दूसरा नाम आता है, तो उसमें इन सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। जो भी प्राइज हमें मिलते हैं पूरे हिंदुस्तान में, जब हमें प्राइज मिलता है कि हम इस क्षेत्र में फर्स्ट आए, इस क्षेत्र में सेकंड आए, वो किसके माध्यम से मिलते हैं? वो सरकारी कर्मचारियों के महत्वपूर्ण योगदान के द्वारा मिलते हैं। उस दृष्टिकोण से ये सरकार सोई हुई है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो विभागों में लगे हैं, चाहे वो कारपोरेशनों में लगे हैं, चाहे वो अर्बन डिपार्टमेंट के लोकल बॉडीज के अधिकारी है, चाहे पंचायती राज के अधिकारी है, कांग्रेस पार्टी ने दावे से कहा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल प्रदेश में लागू करेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। दूसरी, अभी भी सरकार के पास वक्त है, अहम में मत रहिए। बड़े बड़े लोगों का अहम टूट चुका है, जयराम जी को हम बोलना चाहते हैं।
इन सरकारी कर्मचारियों की बददुआएं मत लीजिए, इनकी दुआएं लीजिए। इनके आशीर्वाद से आप मुख्यमंत्री बने हैं। ये हिमाचल प्रदेश की वो जनता है जो 70 लाख 71 लाख के करीब, हमारी जनसंख्या 40 लाख के करीब हमारे मतदाता है। जब वो उठ खड़ा होता है तो वो उठ खड़ा होकर एक आंदोलन का रूप लेता है और आंदोलन को वो अपने वोट के द्वारा, अपनी वोट की ताकत के द्वारा सत्ता का परिवर्तन करता है। अभी भी 3 महीने हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए। सोच लीजिए, आप दोबारा मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री वो बनता है हिमाचल प्रदेश में जो जनता के द्वारा अपनी ये 5 साल की कार्य प्रणाली को जनता के सामने रखता है और जनता उसको द्वारा चुनकर भेजती है। तो आपके दिन 90 दिन के रह गए हैं, आपका हैम टूट जाएगा। इन सरकारी कर्मचारियों की दुआएं लेनी है तो मैं सरकार से इस मंच के माध्यम से आज भी ये मांग करता हूं कि कम से कम इन सरकारी कर्मचारियों को अपना बुढ़ापा जीवन यापन करने के लिए आप कम से कम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कीजिए। इनको विधानसभा के बाहर सड़कों पर मत धकेलिए, विधानसभा के बाहर धरने प्रदर्शन के लिए मत लाइए। इन्होंने काफी लोगों का कार्य करना होता है, दफ्तर चलाने होते हैं। तीसरी बात, जयराम सरकार जी बड़े झूठे मुख्यमंत्री है। और झूठे क्यों ना हो, जब पेपर लीक हुआ और जो पेपर नीलाम हुआ, जिस नीलामी की कीमत 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए रखी गई, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने बड़ी जल्दी कहा कि मुझे यह पता लगा जब एसपी कांगड़ा और जो इंटरव्यू विभाग के वहां लोग थे, उन्होंने कहा 3 दिन तक उन पर दबाव डाला गया कि इस पुलिस भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए। क्योंकि इस पुलिस भर्ती का जब उन्होंने बोला कि नहीं, इस पुलिस भर्ती का नाम पुलिस अधिकारी, एसपी जो भी लोग थे कि हम इसका नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पेपर लीक हुआ है, पेपर नीलाम हुआ है। जयराम ठाकुर जी ने जब उनको पता लगा, डीजीपी जी ने भी बहुत प्रेशर डाला कि वो एसपी वगैरह नहीं मान रहे हैं, तो जयराम जी ने एक अच्छा कार्य किया कि उन्होंने उस पेपर को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करना था ध्यान बांटने की। जयराम जी से यह पूछना चाहते हैं, कैंसिल करने के 1 हफ्ते बाद आपने कहा कि ये जो पेपर लीक हुआ है, ये जो पेपर नीलाम हुआ है, इस पेपर की सीबीआई इंक्वायरी करेंगे। ये मैंने नहीं कहा, ये हमारे नरेश चौहान जी ने भी नहीं कहा, गुरु जी ने भी नहीं कहा, ये जयराम जी ने कहा कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी करेंगे। और हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के हमारे सारे लोग राजभवन में पहुंचे। राजभवन में गवर्नर साहब को हमने मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में कहा कि ये जो सीबीआई इंक्वायरी है इसकी नोटिफिकेशन जल्दी कीजिए। अब प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस पर सब लोगों की आशाएं होती है, वो मुख्यमंत्री ये कहे कि सीबीआई इंक्वायरी होगी और बाद में सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती, तो इसका आप क्या मतलब निकालेंगे? इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता है। सरकार इस पेपर लीक मामले में, पेपर नीलाम मामले में शामिल पाई गई है। इसका मतलब ये, इसीलिए ये सीबीआई इंक्वायरी करने से डर रहे हैं। फटाफट से पुलिस का द्वारा से रिटन एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट निकाल दिया और इस मामले को जो दबाने की कोशिश जयराम ठाकुर की सरकार कर रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, सरकार में सम्मिलित अधिकारी और मंत्रीगण जो भी इस पेपर लीक मामले में शामिल होगा उसकी इंक्वायरी दोबारा से करवाएगी। इसमें एक एसआईटी का गठन करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी, चाहे वो पुलिस लीक मामले में हो। ये तो पुलिस भर्ती मामला एक मामला है, हो सकता है कई जितने रिजल्ट निकले, जितने लोग नौकरी में लगे, उसमें योग्य उम्मीदवार भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ पेपर लीक के द्वारा लग गए हों, उनकी इंक्वायरी कौन करवाएगा? तो इस प्रकार की जयराम सरकार यहां बैठी हुई है जो इस प्रकार की बात करती है। एक कहावत याद है, ना किसानों की हितैषी ये सरकार है, समाज के किस वर्ग की हितैषी है? फिर बोलते जी हम दोबारा रिपीट करेंगे, हम रिवाज डालेंगे। समाज का कोई वर्ग तो इनसे खुश नहीं है। ना किसान खुश है, ना बागवान खुश है, ना मजदूर खुश है, ना दलित खुश है, ना महिलाएं खुश है, ना पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि खुश है, ना प्रेस वाले बंधु खुश है,
खुश कौन है? तो ये कैसे सोचते हैं, जब कोई वर्ग खुश नहीं है तो ये कैसे सोच लेते हैं कि हम दोबारा से सत्ता में आएंगे? सत्ता में दोबारा से तभी आ सकते हैं कहीं ईवीएम में कहीं इनके पास चाबी होगी तो उसी के द्वारा सत्ता में आ सकते हैं। जब समाज का कोई भी वर्ग खुश ना हो तो सत्ता में कैसे आएंगे? कोई वर्ग खुश है? कर्मचारी हड़ताल पर, बागवान हड़ताल पर, किसान हड़ताल पर, आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, पिछले 5-7 सालों से आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न दफ्तरों में लगे हैं और उनका शोषण किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। 3-4 महीने तक उनको पे नहीं मिलती है। मेरिटोरियस बच्चे लगे हैं 35,000 के करीब। ठीक है, हमारी सरकार के समय हमने बोला था नीति बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाए। मैं इस मंच के माध्यम से दावा करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो भी आउटसोर्स कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी विभाग में लगा है, किसी भी कारपोरेशन में लगा है, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी लगा है, सरकार के ट्रेजरी से जिसको पैसा मिल रहा है, चाहे वो डिपार्टमेंट कारपोरेशन है, काउंसिल है, कुछ भी है, उनके लिए कांग्रेस पार्टी नीति बनाएगी। हमने विधानसभा में भी कहा है, आने वाले भी समय में कहा है। हिमाचल प्रदेश में ये 40 साल बाद व्यवस्था परिवर्तन हो रहा, तो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं चाहती, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहती है। ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी जिनका शोषण हो रहा है, ऐसे बागबान जो सड़कों पर महिलाएं नारे लगा रही है, ऐसे किसान जो रोजमर्रा की जिंदगी से दूर हो चुके हैं, महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई कैसे बढ़ती है? महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? और इनके कान में जून नहीं देख रही है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि किसान की हालत क्या होती है। किसान कहते ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जीवन जीता है और ऋण में ही मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की नीति इस सरकार ने लाई है। हम उनको ऋण मुक्त भी करेंगे, किसान एवं बागवान अयोग्य बनाएंगे और आम जनता को जो महंगाई से त्रस्त है, महंगाई के बारे में कहना चाहता हूं। 2014 में मोदी जी बहुत अच्छा भाषण देते थे। गैस का सिलेंडर का रेट 370 रुपए हुआ करता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 30 रुपए गैस का रेट बढ़ाया, 400 रुपए किया। अब जब 400 रुपए किया तो मोदी जी उसमें, क्योंकि 25 मई को देश के प्रधानमंत्री बने, तो अप्रैल मई में वो भाषण दे रहे थे। उनका एक वीडियो आज मुझे ही सामने किसी ने भेजा, रास्ते से एक सरकारी कर्मचारी ने, कि ये वीडियो सुनो। तो वीडियो में कह रहे थे, भाइयों एवं बहनों, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आज गरीब आदमी, आम आदमी क्या खाएगा, क्या पाएगा। और आपके घर में कहते गैस का सिलेंडर जो है उसको आप रोज देखते हो ना, रोज चूल्हा जलाते हो। जब सुबह घर से बाहर जाओगे तो नमस्कार करके जाना। तो 30 रुपए बढ़े थे, 400 रुपए हुआ था गैस का सिलेंडर 2014 में। आज क्या हुआ? बड़ा चतुराई से आपने राजनीतिक उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए, राजनीतिक उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए जो गैस का उत्पादन करते हैं, उन्होंने कहा कि किसी तरह हमने इतना खर्चा किया तो गैस का उत्पादन जो हम करते हैं उसमें हमें कुछ ज्यादा फायदा होना चाहिए, हमने इतने पैसे लगाए हैं। एक दिल्ली से एक हिमाचल प्रदेश में एक योजना शुरू की गई। उस योजना का नाम था उज्ज्वल योजना। उज्ज्वल योजना से 16 लाख परिवार, हिमाचल के 16 लाख परिवार, कहा गया कि आपको मुफ्त का चूल्हा मिलेगा। गांव के लोग बेचारे भोले वाले, 80% हमारे गांव के लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, कि आपको चूल्हा मिलेगा। वो फटाफट गांव में पहले लकड़ी लाने जाते थे, छोटे छोटे चूल्हे जलाते थे, सर्दियों में चूल्हा जलता था। उन्होंने चूल्हा के साथ एक सिलेंडर भी फ्री मिलेगा। तो थोड़ी बहुत लकड़ी जो लाने जाते थे वो थोड़े दिन कम गए, दूसरी बार बोला दूसरा भी आपको सिलेंडर फ्री मिलेगा। तो उन्होंने लकड़ी उठाना ही बंद कर दिया, गांव में जाना ही बंद कर दिया। फिर तीसरी बार कहा तीसरा भी फ्री में मिलेगा। अब 3 सिलेंडर से तो साल का गुजारा नहीं हो सकता। जब चौथा सिलेंडर लेने गए तो क्या हुआ उस उज्ज्वल योजना के द्वारा? बोला चौथे सिलेंडर में आप 1150 रुपए निकालिए। 8 साल में जो सिलेंडर 400 रुपए का था
वो 1150 का हो गया। मैथमेटिक्स देखिए इस सरकार का, पहले मुफ्त की आदत डाल रही कि लकड़ी चुनने से पूरे 11 लाख परिवार हिमाचल प्रदेश के ना जाए। अब जब जिनको आदत पड़ गई गैस की तो चौथे सिलेंडर के 1150 देने पड़ेंगे। अगर एक परिवार कांग्रेस की सरकार होती 10 सिलेंडर लगाइए कंजूसी कर 10 सिलेंडर भी लगाता तो 400 रुपए के हिसाब से वो 4000 के 10 सिलेंडर आते पैसे देकर, चूल्हा भी फ्री नहीं देकर, चूल्हा भी खरीद कर। इनकी सरकार में चूल्हा भी फ्री देकर 3 सिलेंडर भी फ्री लेकर अगर हम एक परिवार के एक साल में 10 सिलेंडर लगाएं तो 8000 के 7 सिलेंडर आएंगे। तो ये अंतर है इस सरकार के महंगाई का। आज और महंगाई में ये सरकार, जब हमारी सरकार थी 2015-16 में 10 रुपए सरसों का तेल बढ़ा, 70 रुपए से 80 रुपए हुआ, दालों का रेट 80 से 85 रुपए हुआ। हमने फटाफट फैसला किया कि हिमाचल प्रदेश के 16 लाख परिवार है, 17 लाख परिवार है, जो डाटा है, क्योंकि विधानसभा में जो डाटा, इसमें 1 लाख ट्रांजिशन है कि जो परिवार आते जाते रहते हैं, 16 लाख परिवार है। हमने कहा डिपो के माध्यम से 3 दालें 40 रुपए की मिलेगी, सरसों का तेल 40 रुपए का मिलेगा, नमक मिलेगा। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो आज ये दोबारा रिवायत डालने की बात कर रहे, रिवाज बदलने की बात कर रहे। जयराम जी, आपके दिन थोड़े रह गए। किसान बागवानों पर, जो किसान की पेटी पर, जो आप सेब की पेटी पर आपने 12% जीएसटी लगाया, उसको माफ करो। कोई किसी भी देश में आजादी के बाद पहला किसान और बागवान पर टैक्स लगा, वो जीएसटी के माध्यम से सेब की डिब्बे जो है, पेटी जो बनती है, उस पर 12% जीएसटी लगा। क्यों लगा रहे हैं? मैन्युफैक्चरर्स में लग सकता है। बद्दी की फैक्ट्री में कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही, साबुन हो रहा, जो भी दवाइयां फैक्चर हो रही, उसमें अगर पेटी पर लग सकता है, किसानों पर तो मत लगाओ। कर्मचारियों को पेंशन दे, किसानों पर जीएसटी खत्म करे। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स पर जो सब्सिडी हमारे गरीब हॉर्टिकल्चर वालों को मिलती वो दिलाए। एंटी हेल नेट पर जो सब्सिडी मिलती वो करवाए, क्योंकि यही एक बागवान जो सेब की इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में है, उससे हिमाचल प्रदेश सरकार का रेवेन्यू बहुत बढ़ता है। यही शब्द मैंने आज आपके सामने कहने थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी व्यक्ति है जो कोई सवाल पूछना चाहता है पूछ सकता है। सर, कांग्रेस के नेताओं की स्टेटमेंट्स आ रही है, आपने कहा कि कमीशन बनाएंगे और जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं उनको जो है नीति बनाएंगे। अग्निहोत्री जी ने भी कहा है कि 18 से 60 साल जो भी महिलाएं उनको पेंशन देंगे 1500। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या घोषणा पत्र में शामिल की जाएंगी? देखिए, मैंने आज आपसे बागवान किसान आयोग की बात कही है, इसको घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। और घोषणा पत्र की मीटिंग हमारी आज परसों 8 तारीख को 4 बजे हमारी मीटिंग है, 8 तारीख को 4 बजे। और उसमें ये बात ओपीएस जो मैंने कहा है उसको शामिल किया जाएगा। जी, मैं जो कृषि और बागवानी आयोग बनाने की आपने बात कही है, ये जो आप अभी तक जो बैठते हैं उसमें इसके डिस्कशन हो चुकी है या 8 को इंट्रोड्यूस करेंगे? देखिए, घोषणा पत्र में 37 हमारे डिपार्टमेंट हैं, उस 37 विभागों पर चर्चा चल रही है। और जो आपने पूछा है कि ये इस पर चर्चा हो चुकी है, इस पर चर्चा भी हो चुकी है। और बागवानी रोहित ठाकुर जी और अनुरुद्ध सिंह जी हमारे जो संबंधित है बागवानी से संबंधित, इनके साथ हमारी एक बैठक हुई और इनके सुझाव के अनुसार किसान एवं बागवानी योग जो भी सेब से संबंधित है उनको हम 3 महीने के भीतर बनाएंगे। और 3 महीने के भीतर बनाने के बाद इसको अमली जामा बनाएंगे। और इसमें किसानों के प्रतिनिधि को भी किसान एवं बागवान जो उसमें शामिल किया जाएगा। सर, कल बिलासपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश की 4.5 वर्ष की जो सरकार रही है उसमें 7 बार हिमाचल प्रदेश आए हैं
और बड़ी बड़ी सौगातें देकर गए हैं। सर, आपको कांग्रेस इस पर क्या कहना चाहेगी? 7 बार ये जो दौरा रहा है प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश में, किस तरीके से देखती है? देखिए, मोदी जी के जुमले जो होते हैं ना देश के प्रधानमंत्री जी के, या तो वादे होने चाहिए या जुमले होने चाहिए। 7 बार वो हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और हिमाचल प्रदेश का दौरा करते हुए हमेशा एक बात कहते हैं कि हिमाचल मेरा घर है। अगर हिमाचल उनका घर है तो कल जो बागवान हमारे सचिवालय के बाहर हजारों की संख्या में धरना दे रहे थे, उन्होंने पब्लिक रैली में यह कहा कि जो सेब का इंपोर्ट ड्यूटी है उसको हम 100% करेंगे। तो पहला तोहफा तो बागवानों को वो दे दिया, आज तक वो 100% नहीं हुआ। एक रेलवे लाइन का 2014 में उन्होंने बोला था, मैंने भी वो भाषण आपको मैं दे दूंगा क्लिप, क्योंकि आपको भी चाहिए होगी, मैं दे दूंगा। उन्होंने कहा था कि ये जो रेलवे लाइन 1972 से बढ़ रही है, उन्ना अम्ब तलवाड़ा, मुझे समझ में नहीं आता इतने साल क्यों लग जाते हैं। हम आएंगे और 3 साल में हम पूरा कर देंगे। तो माननीय मोदी जी ये बताइए कि आप 8 साल में उस तलवाड़ा लाइन को कब पूरा करेंगे? दूसरी सौगात ये होगी है। तीसरा, नितिन गडकरी जी आए, पठानकोट से मंडी जोगिंदरनगर 4 लेन का शिलान्यास किया और आपका मोटौर से शिमला NH का शिलान्यास कर दिया 2015-16 में। कहा 3 साल में, गडकरी जी जो कह देते हैं 3 साल में पूरा कर देते हैं। आप सब लोग पत्रकार बंधु हैं, 3 साल में पूरा करने की बात 2015-16 के 6 साल में 1 इंच भी अभी आगे वो 4 लेन नहीं बन पाया। चौथी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुराग ठाकुर जी के लिए कहा उन्होंने, ये जो हिमाचल का छोकरा बोला था ना आपको याद है ना, बोला था ये जो हिमाचल का छोकरा, बेचारे अब छोकरे को उन्होंने बहुत बड़ा दर्जा केंद्रीय मंत्री का दे दिया, अच्छी बात है, उनकी सरकार है। हिमाचल का छोकरा वो रोज रो रहा है। 9 साल पहले पी चिदम्बरम, कांग्रेस पार्टी ने, पी चिदम्बरम देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, पी चिदम्बरम जी ने IIT मंडी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी कांगड़ा में 13 में, दोनों साल की सरकार थी, दोनों साल की। IIT मंडी तो बन गई, वो जो हिमाचल जी के छोकरे जी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी 13 में बननी है, 1 इंच पत्थर नहीं पड़ा 10 साल में। तो 7 साल में ये तो 5 सौगातें अपने मुझे याद करवा दी, और भी 2 सौगात है, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। सही बात मैं बताऊं कि इस सरकार को वोट क्यों देंगे? ये जो सरकार है, मोदी जी का चुनाव होना है 2024 में, तब उनसे हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि जयराम जी नकम्मे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। जयराम जी ने समाज के, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। हिमाचल के बागबान परेशान, हिमाचल के किसान परेशान, हिमाचल के कर्मचारी परेशान, हिमाचल के पत्रकार बंधु परेशान, हिमाचल के युवा साथी परेशान, बेरोजगार परेशान, हिमाचल के छात्र परेशान, मजदूर परेशान, दलित परेशान, सब परेशान। फिर बोलते हैं हम रिवाज बदलेंगे। दोबारा ये कभी नहीं आएंगे ना, 80 दिन रह गए हैं। जयराम जी झूठ बोलते हैं, CBI इंक्वायरी को दबाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री जिस प्रदेश का झूठ बोले कि मैं CBI इंक्वायरी करेंगे, क्या आप उससे आशा करते कि वो जनता के प्रति न्याय करेगा? धन्यवाद। आपने वो विषय कवर किए जिनके ऊपर मैं प्रश्न पूछूंगा, तो छोटे छोटे प्रश्न। एक CBI जांच के ऊपर आपने बात कही अभी भी, उसके ऊपर आपके भी एक नेता ने कहा था हम बहुत जल्द ऑडियो क्लिप लाने वाले हैं। दूसरा सवाल, ओल्ड पेंशन की आपने आज भी बात कही, परंतु पिछले कल ही आपके एक नेता ने मंच से कहा है प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे नेता घोषणा करें, क्या कहेंगे आप? और मुख्यमंत्री ने कहा है सर कि कांग्रेस लोगों से झूठे वादे कर रही है, आप क्या करेंगे? मैं आपको 2 चीजें बोलना चाहता हूं। पहले तो CBI इंक्वायरी की आपने बात की है, वो मैंने नहीं कहा था, कांग्रेस पार्टी ने, आप सब लोगों ने हमको कवर किया गवर्नर के बाहर। हमने खुद धरना दिया, गवर्नर को मेमोरेंडम दिया कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा उसकी CBI नोटिफिकेशन करनी चाहिए।
और माननीय गवर्नर साहब ने उनको आश्वासन दिलाया था कि मैं कहूंगा कि जल्द से जल्दी नोटिफिकेशन करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं प्रचार कमेटी का चेयरमैन हूं। कांग्रेस पार्टी में बुरी मत होते हैं। कांग्रेस पार्टी